हेलो एवरीवन, आज का वीडियो जीवों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जैव विविधता और साथ ही साथ जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने किया था। अर्थात जीवों की विविधता, जीव जो है काफ़ी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं इस नेचर के अंदर, तो जीव विविधता और साथ ही साथ जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम लोग जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उनको विभिन्न समूहों में कैसे बांटा जा सकता है। तो चूंकि आप इस नेचर में देखते हो कि भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न आकार के, भिन्न भिन्न रंग के, भिन्न भिन्न साइज के जीव पाए जाते हैं और उन सब जीवों का इस तरह से अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है और अगर ये कहा जाए कि लगभग असंभव है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभी प्रकार के जीवों का जिनकी साइज, रचना, रंग, रूप, आकार, आकृति ये सब कुछ अलग अलग है, भार अलग अलग है। तो ऐसे जीवों का, सभी जीवों का नहीं, ऐसे सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। तो इसलिए हमको कुछ न कुछ पैमाना निर्धारित करना पड़ेगा, हमको कुछ न कुछ ऐसा मापदंड निर्धारित करना पड़ेगा जिसके आधार पर जीवों को विभिन्न समूहों में रख करके उनका अध्ययन किया जाए। उसी से संबंधित आज का जो टॉपिक है वो है जीवों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीव जगत में मिलने वाली आकृति, आकार, भार, माप, संरचना आदि में बहुत अधिक विविधता होने के कारण सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। पहले बता चुका हूं मैं आपको कि उनकी आकृति अलग अलग है, उनका आकार अलग अलग है, उनके भार यानी वेट अलग अलग है, उनकी माप अलग अलग है, संरचना उनकी अलग अलग है। तो जब इतनी विविधता हो, इतनी डाइवर्सिटी हो, तो फिर उनका अध्ययन करना क्या है, लगभग असंभव है। इसलिए किया जाए, इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ गुणों के आधार पर जीवों को कुछ समूहों में व्यवस्थित करते हैं। हमें एक पैमाना बनाना पड़ेगा, हमें एक मापदंड बनाना पड़ेगा जिसके द्वारा हम जीवों को अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करके उनके बारे में कम से कम अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकें, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी उनके बारे में हासिल कर सकें, जिससे हम उनको उपयोग या अनुपयोग के आधार पर, क्योंकि इस नेचर के अंदर जो कुछ भी है वो मानव के लिए क्या है, या तो उपयोगी है या तो अनुपयोगी है। मनुष्य हर एक चीजों को अपने लाभ के लिए ही तो उसको प्रयोग करने का प्रयास करता है। जो अनुपयोगी है वो भी हमारे लिए अनुपयोगी अगर है तो वहाँ भी हम देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना अनुपयोगी है, कितना फिर उसको भी हम किस प्रकार से लाभदायक रूप में बना सकते हैं। ये सब कोशिश होती है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ गुणों के आधार पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कुछ गुणों के आधार पर जीवों को कुछ समूहों में व्यवस्थित करते हैं। कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से वो उनके पैमाने हैं, कौन कौन से उनकी विशिष्टताएं हैं, जिन विशिष्टताओं के आधार पर हम उनको क्या करेंगे, विभिन्न समूहों में या विभिन्न ग्रुप्स में क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे या व्यवस्थित करेंगे या उन्हें हम अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार व्यवस्थित करना क्या है, ये वर्गीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर वर्गीकरण अर्थात बांटना, समूहों में अलग अलग रखना, ठीक ना, विभिन्न समूहों में अलग अलग रखना। वर्गीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर, किसके आधार पर, दृश्य गुण जो आपको बाहर से दिखाई पड़ रहे हैं, तभी तो आप उनका आकलन कर पाओगे। बाहर से दिखाई पड़ने वाले गुणों के आधार पर, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूं जंतु और पौधे के बारे में, ठीक है, आप जंतु को देखते ही कह दोगे नहीं प्राणी है, जंतु है, और इसको कह दोगे पौधा है। कैसे कर दिया आपने, कुछ आपने दृश्य अंतर देखे
कुछ आपने उनमें भिन्नता देखी दोनों में। तो जब भिन्नता आपने देखी तो दृश्य गुणों के आधार पर ही तो आपने कह दिया कि ये पौधे हैं, ये जंतु हैं, किया ना आपने। तो दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सके, ठीक ना। दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में या समूहों में क्या किया जा सके, कैटेगराइज किया जा सके, वर्गीकृत किया जा सके, ठीक। जैसे पौधे अथवा प्राणी, पौधों को अगर आप देखोगे तो आपका क्या ख्याल जाएगा पौधे के बारे में कि पौधे हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं, उनमें टहनी, शाखा, पत्ती, फूल इत्यादि दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जंतु के बारे में अगर आप कल्पना करोगे तो क्या जंतु में ये इस प्रकार की संरचनाएं आपको मिलेगी? नहीं मिलेंगी। तो आपने तुरंत ही उनको अलग कर दिया कि ये पौधा है और ये जंतु है। तो इस प्रकार से पौधे अथवा प्राणियों के बारे में। अब प्राणियों में भी अगर आप देखेंगे तो कुत्ता बिल्ली अगर आप देखते हैं तो क्या कुत्ता और बिल्ली दोनों समान है? नहीं। यद्यपि कुत्ता भी सर्वाहारी है, बिल्ली भी सर्वाहारी है, लेकिन फिर भी वो समान नहीं है। कुत्ते की हैबिट अलग है, बिल्ली की हैबिट अलग है, कुत्ते का स्वभाव अलग है, बिल्ली का स्वभाव अलग है। आवासीय रहन सहन में भी उनके परिवर्तन है। बिल्लियां अक्सर करके अगर आप देखिएगा तो आपके घरों में या आपके घरों के इर्द गिर्द होती हैं। कुत्ते जो है मोहल्लों में होते हैं, बाहर होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि आप कुत्ते और बिल्ली में भी स्पष्ट अंतर, उसकी आकृति, आकार, रहन सहन, प्रकृति के आधार पर आपने क्या कर लिया, एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पर, बाहरी संरचना के आधार पर आपने उसको अलग समूह में रख दिया कि ये कुत्ता है और ये बिल्ली है। इसी प्रकार से कीट को भी आप पहचान लेते हैं कि कीट कुत्ता नहीं है, कीट बिल्ली नहीं है, कीट पौधा नहीं है। आपने कीट को भी अलग कर दिया कि उसकी आकृति अलग है, उसका रंग रूप साइज अलग है। तो बाहर के जो लक्षण है, एक्सटर्नल फीचर्स को आपने देख करके उसको आपने ये कह दिया कि ये क्या है, ये कीट है। तो इस प्रकार से ये क्या हुए, अलग अलग समूह हुए। पौधा अलग हो गया, प्राणी अलग हो गया। अब प्राणी में भी अलग अलग समूह, कुत्ता अलग हो गया, बिल्ली अलग हो गया, कीट अलग हो गया। ये सभी क्या है, कैसे आपने किया? एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पर, बाहरी रंग रूप संरचना आकृति आकार के नाम पर ही किया आपने, ठीक है। यदि स्तनधारी की बात की जा रही है तो स्तनधारी में क्या देखते हैं आप? बाह्य कान देखते हैं, शरीर पर बाल देखते हैं, स्तन ग्रंथियां देखते हैं। इनके आधार पर आप क्या देते हैं कि ये क्या है? स्तनधारी है। कुत्ता भी क्या है? स्तनधारी है। बिल्ली भी क्या है? स्तनधारी है, ठीक है। गाय भी क्या है? वो भी स्तनधारी है। मनुष्य भी क्या है? ये भी स्तनधारी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बाह्य कान या बाह्य कर्ण, शरीर पर बाल, स्तन ग्रंथियां आज आप देख करके कह सकते हैं कि ये सभी क्या हैं? स्तनधारी जीव हैं। लेकिन गेहूं को अगर आप देखोगे तो क्या गेहूं को आप स्तनधारी में रखेंगे? नहीं ना। गेहूं के बारे में जब आपका विचार जाता है तो आप सोचते होंगे कि एक छोटा सा पौधा है, 3-4 महीने में उगाता है और इसमें दाने निकलते हैं, अनाज है, शाकीय पौधा है। तो तमाम इस प्रकार के ख्याल कहाँ से आया आपको? आप उसको बाहर से देख करके पहचान जाते हैं कि ये गेहूं है, बाहर से देख करके पहचान जाते हैं कि ये चावल है, बाहर से देख करके पहचान जाती है मक्का है, बाहर से देख करके पहचान जाते हैं ये आम का पौधा है, बाहर से देख करके पहचान जाते हैं कि पपीते का पौधा है। तो ये क्या है? बाहर से ही तो देख करके पहचान रहे हैं। तो इस तरह से गेहूं हरे शाकीय अनाज देने वाले पौधे हैं। कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि ये सभी क्या हैं? सुविधाजनक वर्ग हैं। यानी कि कुत्ता एक अलग, आप कुत्ते को बिल्ली के साथ नहीं रखोगे, निश्चित है कि उनको आप अलग वर्गीकरण में आप एक अलग स्थान दोगे। तो कुत्ता एक अलग वर्ग बन गया, बिल्ली एक अलग वर्ग बन गई, स्तनधारी अलग वर्ग बन गया, गेहूं अलग वर्ग बन गया, चावल अलग वर्ग बन गया, पौधा अलग वर्ग बन गया, जंतु अलग वर्ग बन गया। ये सभी क्या है? अलग अलग समूह हैं, अलग अलग समूह हैं। और इन अलग अलग समूहों को एक नाम दिया गया, साइंटिफिक नेम दिया गया, उसका नाम है टेक्सा, ठीक ना। क्या है ये? टेक्सा। तो इस तरह से इन वर्गों को वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा कहते हैं। किसको? जो आपने अलग अलग समूह बनाए ना, उन अलग अलग समूहों को या उन अलग अलग वर्गों को क्या नाम दिया गया? टेक्सा दिया गया। यानी कि कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं। तो इन्हीं वर्गों को ही क्या नाम दिया जाता है? टेक्सा कहा जाता है। टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। क्या है? टेक्सा
टेक्सा क्या है? विभिन्न स्तर पर। जैसे जब हम आप इसके बाद जब अध्ययन करेंगे, यानी कि जब हम पदानुक्रम स्तर अध्ययन करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर उसके बाद जो है गण, फिर वर्ग, फिर संघ और जगत। ठीक है ना? ठीक है, तो वहाँ हम सभी स्टेप पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ अभी वर्गीकरण के बारे में और वर्गीकरण से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। जैसे पौधे भी एक टेक्सा है, गेहूं भी एक टेक्सा है, जंतु भी एक टेक्सा है, स्तनधारी भी एक टेक्सा है, कुत्ता भी टेक्सा है। मतलब ये सभी के सभी क्या है? टेक्सा है। टेक्सा मतलब जो आपने जो ग्रुप बनाया है, आप गेहूं को और क्या नाम आम को साथ में नहीं रखेंगे। गेहूं निश्चित तौर पर अलग चीज है। गेहूं छोटा सा पौधा होता है, शाकीय पौधा होता है, 3-4 महीने में उगने वाला पौधा होता है। लेकिन जब आम की बात करेंगे तो आम तो क्या है? ट्री है। वो शाकीय पौधा नहीं, वो एक ट्री है, कई बहुवर्षीय ट्री है वो। ठीक है ना? ठीक है, उसमें शाखाएं, तने, पत्तियां, फूल, फल सब कुछ आपको स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है? लेकिन जब आप गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं का आपको कुछ दिन के बाद हल्का हल्का छोटा मतलब उसमें आपको पुष्प दिखाई पड़ते हैं, फिर बाद में उसमें या कहते हैं दाने दिखाई पड़ जाते हैं, दाने बनने शुरू हो जाते हैं, वो आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन जिस तरह से आम का पौधा विशाल काफी बड़ा होता है, उस तरह से गेहूं का पौधा तो नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, तो गेहूं भी एक टेक्सा है। जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी के सभी क्या है? टेक्सा है। अब गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। क्या जो गेहूं का गुण है वो गुण क्या आम का है? नहीं ना। गेहूं का जो गुण है क्या वही गुण चावल का है? यद्यपि गेहूं भी स्टार्च देता है, चावल भी स्टार्च देता है, लेकिन फिर भी गेहूं के गुण और चावल के गुणों में अंतर होता है। हमें वैसे भी अगर बात कर लें तो गेहूं ठंडी में बोया जाता है, चावल को आप जून जुलाई में बोते हैं। ठीक है, आप गेहूं को नवंबर में बोते हैं और जाकर के मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। लेकिन जब चावल आप बोते हैं तो जून जुलाई के महीने में बोते हैं और आते आते उसको जो है क्या कहते हैं, सितंबर अक्टूबर में उसको काट लेते हैं। तो क्या मतलब है कहने का? कहने का मतलब यही है कि उनमें क्या है? गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण, कौन कौन से गुण? प्रकार, किस प्रकार के वो पौधे हैं, रचना उनकी कैसी है, कोशिका की संरचना उसकी कैसी है या कोशिका की रचना कैसी है, विकासीय प्रक्रम दोबारा आ गया, एक को काट देते हैं। विकासीय प्रक्रम अर्थात इसका इवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ और किस प्रकार से धीरे धीरे आज ये वर्तमान स्वरूप में है। ठीक है ना? कहां से उसका विकासीय क्रम शुरू हुआ और किस प्रकार से वो आज एक मतलब अपने विकास के अंतिम चरण पर है, तो उसको हम विकासीय क्रम कहते हैं। तो विकासीय क्रम जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं किस क्लाइमेटिक कंडीशन में है, वो कहां पर है, वो क्या कहते हैं, धरती पर है, सॉइल में है, सामान्य मिट्टी में उगने वाला है, सामान्य तापमान पर रहने वाला है, सामान्य ताप दाब को बर्दाश्त करने वाला है, या वो एक्सट्रीम कंडीशन को सहने वाला, जैसे कि आप देखते होंगे या तो पहाड़ों पर देखते होंगे या मरुस्थलों में आप देखते होंगे, तो वहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, वहाँ पानी की कमी होती है, तापमान वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से वो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन उनकी कैसी है, पारिस्थितिक व्यवस्था उनकी कैसी है, या हम ये कह सकते हैं कि जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं, ये सभी जरूरी है किसके लिए? जीव का वर्गीकरण करने के लिए। क्या क्या जरूरी है? रचना जरूरी है। और क्या जरूरी है? कोश की रचना जरूरी है। और क्या जरूरी है? विकासीय प्रक्रम उसका जरूरी है। और क्या जरूरी है? जीव की पारिस्थितिक सूचना जरूरी है। और क्या जरूरी है? वो किस प्रकार का जीव है। ये सारी चीजें उसके वर्गीकरण के लिए जरूरी है या उसको विभिन्न टेक्सा में रखने के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार से सभी सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसी के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा, इसी के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा, इसी के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में रखा जाएगा। ठीक है, इसलिए विशेषीकरण, पहचान,
वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकी अर्थात वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण, अर्थात वो किस प्रकार से उसकी ओरिजिन हुई, किस प्रकार से उसका उद्भव हुआ, किस प्रकार से उसका विकास हुआ, उसकी साइज, संरचना, आकृति, आकार सब कैसे हैं। तो कहने का मतलब ये कि विशेषीकरण, और विशेषीकरण के बाद उसकी पहचान, अर्थात उसको हमने पहचान लिया कि ये लाभदायक है या हानिकारक है, या ये भोजन देने वाला है, या ये वस्त्र देने वाला है, या ये कपड़े देने वाला है, या ये लकड़ी देने वाला है, या ये तेल देने वाला है। तो कहने का मतलब एक विशेषीकरण, पहचान और क्या है भाई, वर्गीकरण, उनको अलग अलग समूहों में बांटना। क्या करना, उनको अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग समूहों में बांटना, और तब जाकर के उसका क्या करना, नामकरण करना। तो जब नामकरण हमने कर दिया तो एक तरह से लगभग हमारा सारा काम पूरा हो चुका, क्योंकि अब उस पौधे के बारे में, अब उस जंतु के बारे में, अब उस कीट के बारे में, अब उस प्राणी के बारे में, अब उस जंतु के बारे में हमको लगभग सारी सूचनाएं क्या हो चुकी हैं, प्राप्त हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये कि विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन, पहचान, वर्गीकरण अर्थात विभिन्न समूहों में बांटना, नाम पद्धति अर्थात किस आधार पर आपने नामकरण किया, नॉमेनक्लेचर का तरीका, आदि ऐसे प्रक्रम या प्रणाली हैं जो वर्गीकी अर्थात वनस्पति विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी अर्थात वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है, अर्थात वर्गीकरण विज्ञान कोई नया नहीं है। यह प्राचीन काल से आदि मानव भी ये सब करता था, क्योंकि आदि मानव भी क्या था, वो भी तो जंतु है, ठीक है। उसको भी भोजन चाहिए, उसको भी आवास चाहिए, उसको भी पहनने के लिए, ढकने के लिए कुछ चाहिए। अर्थात भाई जीव है तो जीव को भोजन चाहिए। अब भोजन के लिए वो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरीके के द्वारा भोजन ग्रहण करता था। अब भोजन कौन सा हो, अच्छा भोजन हो, स्वादिष्ट भोजन हो, इजिली डाइजेस्टेबल हो अर्थात आसानी से पचने वाला हो, या स्वपाच्य हो, तो वो प्राचीन समय के मनुष्य भी या आदि मानव भी इन जीवों को उपयोग या अनुपयोग के आधार पर वर्गीकृत करते थे। उनको भी ये मालूम था कि कौन हमारे लिए उपयोगी है, कौन हमारे लिए उपयोगी नहीं है, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमें मार सकता है, किससे हमको बचना चाहिए। सर्दी गर्मी इत्यादि से बचने के लिए उनको आवासीय सुविधा के लिए भी क्या जरूरी था, अर्थात कुछ ऐसे स्थान की जरूरी थे। वो वृक्ष पर रहते थे, या कहीं गुफाओं में रहते थे, या कहीं समूह में रहते थे, कुछ बना करके, झोपड़ी बना करके रहते थे, जो भी थे। तो झोपड़ी भी आप बनाएंगे तो किसी जीव के अवशेष से ही तो बनाएंगे। किसी पौधे की छाल या पत्ती आप धारण करेंगे तो वो भी किसी जीव से तो है, मतलब है। भोजन वो भी किसी जीव से ही तो मिलेगा, चाहे वो पौधा होगा चाहे वो जंतु होगा। तो मतलब कहने का ये है कि भोजन की आवश्यकता के लिए, आश्रय की आवश्यकता के लिए, वस्त्र यानी कि शरीर ढकने के लिए आवश्यकता के लिए भी हमें जीवों पर आश्रित रहना पड़ता था, उनको भी जीवों पर आश्रित रहना होता था। तो वो जीव भी उनके लिए उपयोगी या अनुपयोगी होंगे तभी तो। उपयोगी अर्थात वर्गीकरण का जो सबसे प्रमुख आधार था वो क्या था, उपयोग था। क्या था, उपयोग था। मतलब भाई बिना उपयोग के हम और आप, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि बिना उपयोग के इतना ज्यादा अध्ययन क्यों किया जाए। मतलब है भाई आज हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए, उनसे बचने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का, वैक्सीन्स का, एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम उन सूक्ष्म जीवों से बच सकें, ताकि हम उन रोगाणुओं से अपने आप को बच सकें, हम अपने शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकें। तो मतलब है तो वो हमारे दुश्मन, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवों से ही तैयार किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। तो अब एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीव से ही तैयार किया जा रहा है, जबकि वो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन एक तरफ से हमारे लिए क्या होगा, लाभदायक भी है। तो कहने का मतलब ये कि जंतुओं का, प्राणियों का, जीवों का, पौधों का, वनस्पतियों का, सूक्ष्म जीवों का कहीं न कहीं उपयोग भी है
और कहीं न कहीं वो लाभदायक भी हैं, हानिकारक भी हैं तो लाभदायक भी हैं। तो कहने का मतलब ये कि वर्ग की कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जो अधिक उपयोगी थे उनके बारे में जानना चाहता था। क्यों जानना चाहता था? क्योंकि उसको भोजन चाहिए था। क्यों जानना चाहता था? क्योंकि उसको आश्रय चाहिए था। क्यों जानना चाहता था? क्योंकि तन ढकने के लिए उसको वस्त्र चाहिए थे, कपड़े चाहिए थे। आदि मानव को भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग था। क्या था? उपयोग था। तो ये उपयोग ही जो था वो वर्गीकरण का क्या था? आधार था। तो स्टूडेंट्स, ये था जीवों के वर्गीकरण की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।